नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करूंगा जिसके विषय में कमेंट बॉक्स में लोग प्रायः पूछ रहे हैं, और वह है कि ये जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ये कब लिखे गए होंगे। तो लिखने के लिए महत्वपूर्ण होता है भाषा और लिपि, और लिपि को लिखने के लिए चाहिए वर्णाक्षर। तो हम देखेंगे कि वर्णाक्षर कब से हमको अस्तित्व में दिखाई देते हैं। एक पूरा चार्ट ही देखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में लिपि नाम से एक शोध कार्य ही किया गया था, उसके विषय में चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से देवनागरी लिपि पर ही हम लोग बात करेंगे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, जिन्होंने प्राचीन भारतीय लिपि माला पर बहुत अधिक कार्य किया है। तो एक बार पुनः आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो लिपि नाम से जो शोध कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया, इसके लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया अराज हैं, जिन्होंने सूर्य प्रकाशन नई सड़क दिल्ली से इसको प्रकाशित करवाया है। हमने कहा कि सबसे पुरानी जो भाषा और लिपि है वो सिंधु घाटी सभ्यता की है, यह सबको ज्ञात है। दुख की बात यह है कि अब तक वो डिकोड नहीं हो पाई है। कुछ विद्वानों ने कहा कि वो जो लिपि है वो बोस्टोफेडन लिपि है या सर्पिले आकार में लिखी गई है। अलग अलग विद्वान इरावतम महादेवन, शिकारपुरा रंगनाथ राव, एमएच दानी, आस्को पारपोला जैसे विद्वान समय समय पर पढ़ने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक विद्वान का नाम आता है जिसका नाम है मोती रावण कंगाली। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मोती रावण कंगाली ने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शब्दों को या कुछ वर्णाक्षरों को डिकोड कर लिया है। लेकिन जब तक पूरा शोध नहीं आ जाता और एक एक वर्णाक्षर के विषय में हमको जानकारी नहीं हो जाती, तब तक इस विषय में कुछ भी कह पाना समीचीन नहीं है। तो दूसरे नंबर पर ज्ञात रूप से जो हमारे सामने लिपि और भाषा की बात आती है, वो आती है भाषा के रूप में पाली और पाकित, और लिपि के रूप में आता है धम्म लिपि, ब्राह्मी लिपि या बंभी लिपि। इसी के साथ खरोष्ठी, अरेमाइक और यूनानी लिपियां भी चल रही थी। और यह समय था मौर्य काल का। प्राक मौर्यन काल के भी हमको अभिलेख मिले हुए हैं, लिखा हुआ मिला हुआ है। तो प्राक मौर्यन धम्म लिपि से लेकर के आगे चलते हुए धम्म लिपि का विकास लगभग गुप्त काल तक हमको दिखाई देता है। ऐसे में आगे बढ़ते हुए क्रम में यदि हम देखें तो इस लिपि के विकास के बाद जो आता है वो कुटिला है, सप्तमात्रिका है, इसके अतिरिक्त शारदा है, फिर नागरी है और फिर जाकर देवनागरी है। तो हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से देवनागरी लिपि की। क्यों? क्योंकि जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं, वो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक होता है कि इसकी शुरुआत कब हुई होगी। तो इसी विषय में जो शोध कार्य हुआ है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि देवनागरी लिपि कब से प्रकाश में आई है। वैसे इससे पहले थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो जो बौद्ध धम्म ग्रंथ है वो पाली में लिखे हुए हैं, पाली भाषा में लिखे हुए हैं, और जो जैन धर्म ग्रंथ है वो पाकित भाषा में लिखे हुए हैं। तो पाली और पाकित पुरानी मानी जाती है क्योंकि संस्कृत का शाब्दिक अर्थ ही संस्कारित किया हुआ होता है। और हमको वेन्सॉन्ग के माध्यम से पता चलता है कि नालंदा में एक नई भाषा का निर्माण हो रहा था जिसको अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाया जाना था, क्योंकि देश विदेश के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते थे और आवश्यक था कि वहां पर कोई एक ही भाषा हो जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर सके और उनको सहूलियत हो एडमिशन लेने में। और वो भाषा बन के तैयार होती है संस्कृत। तो पाली पाकित को ही संस्कारित करके संस्कृत नाम की एक नई भाषा बनाई गई थी। और उसी के बाद हम आगे देखेंगे तो नागरी और देवनागरी भी शुरू हो जाती है। तो चलिए हम लोग शोध की तरफ चलते हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं? ओझा जी का मत अपेक्षाकृत स्पष्टतर है। उनके मतानुसार नागरी लिपि 10वीं शताब्दी ईस्वी से चल रही है।
तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा स्पष्ट कहते हैं कि जो नागरी लिपि है वो 10वीं शताब्दी ईस्वी में चल रही थी। नागरी लिपि के शीर्षक के साथ भी यही वाक्य दिया है। इसकी तुलना में कुछ अन्य वाक्य भी इस प्रसंग में दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कि वो कहां-कहां के विषय में बताते हैं कि उत्तर भारत में क्या था और संभावित दक्षिण भारत में क्या था। उत्तरी भारत में नागरी का प्रयोग ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास से मिलता है और यह पहल कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल प्रथम के दिग्घवा दबौली से मिले हुए विक्रम संवत 955 के दान पत्र में मिलता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि नागरी लिपि का सबसे पुराना लेख जो उत्तर भारत से मिला था वो कन्नौज के प्रतिहार वंशी शासक महेंद्र पाल प्रथम के द्वारा लिखवाए गए लेख में प्राप्त हुआ था। तो क्या हुआ, इससे यह पता चला कि जो नागरी लिपि है वो 10वीं शताब्दी ईस्वी में प्रकाश में आ चुकी थी। ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी की उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की नाई आ, बड़ा आ, घा, पा, मा, या, सा और सा के सिर 2 अंशों में मिलते हैं, परंतु 11वीं शताब्दी से ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लंबा रहता है जितना कि अक्षर की चौड़ाई होती है। 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती जुलती ही है और 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है। तो यह स्पष्ट हो गया पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ हैं, प्राचीन लिपि माला करके उनकी पुस्तक है जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, वो बता रहे हैं कि 11वीं शताब्दी तक जो नागरी लिपि है वो वर्तमान नागरी से मिलती जुलती दिखाई देती है और 12वीं शताब्दी में वर्तमान नागरी जैसी वो बन जाती है। मतलब कि 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद ही ग्रंथ लिखे गए होंगे। क्यों? क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, इसलिए 12वीं शताब्दी के बाद ही लिखे गए होंगे। शोध के पश्चात साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं कि जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत के वो सब 12वीं शताब्दी के बाद ही लिखे गए होंगे। दक्षिण में वर्तमान नागरी से अधिक मिलती हुई लिपि उत्तरी भारतवर्ष की अपेक्षा पहले अर्थात ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी से मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि नागरी लिपि का प्रारंभ या इसका उत्थान हमको दक्षिण भारत से दिखाई देता है। उत्तर भारत में ये 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद दिखाई देता है। दक्षिण भारत में पहल राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग के सामनगढ़ से मिले हुए शक संवत 675 या फिर ईस्वी सन 754 के दान पत्र में नागरी लिपि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या हुआ कि उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद नागरी लिपि आई और दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी के आसपास ही नागरी लिपि अस्तित्व में आ चुकी थी। इस प्रकार ओझा जी नागरी की उत्पत्ति काल दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी ईस्वी और उत्तरी भारत में 10वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक नागरी के उद्भव काल की संभावना का उल्लेख करते हैं। तो वही बात है कि दक्षिण में 8वीं और उत्तर में 12वीं शताब्दी के आसपास नागरी लिपि अस्तित्व में आती है। इसे अगर इसका मध्यमान भी निकाला जाए तो 700 ईस्वी के आसपास दिखाई देता है। लेकिन ओझा जी जो कह रहे हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद ही इसका विकास हुआ है, उसके लिए वो कई सारे प्रमाण देते हैं। अब हम लोग उस प्रमाण को देखते हैं कि कब कब संकेत हमको किस किस शब्द के दिखाई देते हैं और किस पांडुलिपि में या किस लेख में दिखाई देते हैं। तो छोटा आ आया है चीरवा लेख में 13वीं शताब्दी ईस्वी में। छोटी ई कल्पित संकेत है, इसकी तिथि नहीं पता है। छोटा ऊ आया है कूर्म शतक पांडुलिपि में 11वीं शती ईस्वी में। ए आया है कूर्म शतक पांडुलिपि 11वीं शती ईस्वी में। क आया है जोधपुर
9वीं शती ईस्वी। ख आया है जाजल देव का लेख 12वीं शताब्दी ईस्वी। ग आया है होर्युजी पांडुलिपि 6ठी शती ईस्वी। घ आया है उज्जैन लेख 11वीं शती ईस्वी। अंगा आया है उज्जैन लेख 11वीं शती ईस्वी। जो अंगा शब्द है ये 11वीं शती ईस्वी के आसपास प्रकाश में आया। चा उज्जैन लेख में आया है 11वीं शती ईस्वी में। क्षा आया है 11वीं शती ईस्वी में, उज्जैन लेख में आया है। जा उज्जैन लेख में 11वीं शती ईस्वी में। झा पांडुलिपियों से समय नहीं दिया गया है इसमें। इया पृथक नहीं मिला है, जा और या मिला के बनाया गया है। टा झालपारा पाटन लेख में 7वीं शती ईस्वी में। ठा उज्जैन लेख में 11वीं शती ईस्वी में। ड संकेत ओरिया लेख 13वीं शती ईस्वी में। ढा ब्राह्मी का ही रूप है, धम्म लिपि का रूप है जो ईसा पूर्व 3री शती में ही दिखाई देने लगता है। ड़ा होर्युजी पांडुलिपि में दिखाई देता है 6ठी शती ईस्वी में। ता ओरिया लेख के 13वीं शती ईस्वी में। था उज्जैन लेख के 11वीं शती ईस्वी में। दा होर्युजी पांडुलिपि के 6ठी शती ईस्वी में। धा ओरिया लेख के 13वीं शती ईस्वी में। ना कुंडेश्वर लेख के 7वीं शती ईस्वी में। पा इलाहाबाद स्तंभ लेख के 4थी शती ईस्वी में। फा निश्चित समय नहीं है। बा का भी समय निश्चित नहीं, संभवतः 1063 के आसपास इसे माना गया। भा संकेत ये आया है जाजल देव के लेख में 12वीं शती ईस्वी में। पुस्तक का नाम इसका दिया गया है नागरी लिपि का उद्भव और विकास, जो इसका अध्याय है। मां आया हुआ है पृथक रूप से। या जो है बोध गया लेख में आया है 6ठी शती ईस्वी में। ये हम लोग देख रहे हैं कि कब कौन सा शब्द अस्तित्व में आया। रा आया है जोधपुर लेख के 9वीं शती ईस्वी में। इस तरीके का ला आया है ओरिया लेख के 13वीं शती ईस्वी में। वा आया है मोरबी लेख 10वीं शती ईस्वी में। क्षा आया है कुंडेश्वर लेख 7वीं शती ईस्वी में। क्षा आया है निश्चित समय नहीं दिया है इसका। छोटा सा है होर्युजी पांडुलिपि 6ठी शती ईस्वी में। व्यूलर ने नागरी के उद्भव काल की चर्चा में एक वाक्य इस प्रकार लिखा है। सबसे प्राचीन प्रलेख जिसमें सर्वत्र नागरी रूप हो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामनगढ़ दान पत्र ही है। तो यहाँ पर व्यूलर महोदय बता रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग है उसके सामनगढ़ दान पत्र में नागरी लिपि के विषय में हमको जानकारी मिलती है। नागरी लिपि का उद्भव। पिछले कुछ अध्यायों में भारत की प्राचीन लिपियों के विकास को सैद्धांतिक स्तर पर परीक्षित करते करते यह तथ्य उपलब्ध हुआ है कि नागरी के सिद्धांतों का विकास 1000 ईस्वी तक हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि नागरी 1000 के आसपास आई है। इसके बाद ही देवनागरी लिपि आई है। परिणामतः सैद्धांतिक रूप से नागरी लिपि का उद्भव लगभग सन 1000 में मानना चाहिए। इस विश्लेषण में नागरी का सैद्धांतिक विकास जिस क्रम से प्राप्त हुआ उसे यह संक्षिप्त रूप में बताया गया है। तो हमें यह जानना था कि प्राचीनता क्या है, तो लगभग वही 10वीं शती ईस्वी उत्तर भारत में। अब मूल लिपि जो है वो सिंधु लिपि ही है। भारतीय लिपियों का मूल सिंधु लिपि में है। संसार के विभिन्न लिपि वर्गों का प्रारंभ कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 3500 ईसा पूर्व भारत में हड़प्पा इत्यादि स्थानों पर एक लिपि प्रचलित थी जो पर्याप्त विकसित कही जा सकती है। उसी से भारत की लिपियों का विकास हुआ। उस लिपि को आकृति मूलक वर्गीकरण में मुख्य रूप से चित्रलिपि कहा जा सकता है, किंतु चित्र तब चित्राभास का रूप लेने लगे थे और स्वर रेखा लिपि का स्वरूप ग्रहण कर चुके थे। ब्राह्मी से नागरी तक लिपि विकास। ब्राह्मी का विकास उसकी तथा कथित गुप्त लिपि, कुटिल लिपि इत्यादि शाखाओं में से होते हुए सन 1000 ईस्वी तक
नागरी का उद्भव जिस रूप में हुआ उसे कई सैद्धांतिक विकासों में देखा जा सकता है। एक एक सिद्धांतों के विषय में दिया गया था, लेकिन हमको क्या जानना था कि नागरी लिपि अस्तित्व में कब आई। तो स्पष्ट है कि नागरी लिपि 1000 के आसपास ईसवी सन में अस्तित्व में आई थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो भारतीय प्राचीन लिपि माला है, द पैलियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसको लिखा है राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। इन्होंने मुंशी राम मनोहर लाल न्यू दिल्ली से इसको प्रकाशित करवाया था। और ये नागरी लिपि के विषय में अपनी इस पुस्तक में क्या कहते हैं, वो एक शोध प्रबंध था या एक शोध कार्य था जो लिपियों के ऊपर किया गया था। उसमें से हमने नागरी लिपि को अलग कर लिया था। अब यहाँ देखते हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक से कि नागरी लिपि का विकास कब हुआ। ईसवी सन की 10वीं शती ईसवी से स्पष्ट हो गया। आगे देखें, जैसे वर्तमान काल में भारतवर्ष की आर्य लिपियों में नागरी का प्रचार सबसे अधिक है और सारे देश में इसका आदर वैसे ही है। 10वीं शती के प्रारंभ से लगाकर अब तक भारत के अधिकतर हिस्सों में अर्थात राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मध्य भारत, युक्त प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो इसका अटल राज्य बना रहा है। बिहार और बंगाल में भी 10वीं शती ईस्वी तक तो यही लिपि रही, जिसके पीछे इसी के कुछ कुछ परिवर्तित रूप अर्थात बंगला लिपि का प्रचार रहा, जो इसकी पुत्री ही है। पंजाब और कश्मीर में इसकी बहन शारदा का प्रचार 10वीं शती के आसपास होने लगा। दक्षिण के भिन्न भिन्न विभागों में जहां तेलुगु, कन्नड़ी ग्रंथ और तमिल लिपियों का प्रचार रहा, वहां भी उनके साथ साथ इसका आदर बना रहा। इसी से उत्तरी और दक्षिणी कोंकण तथा कोल्हापुर के शिलार वंशी राजाओं के शिलालेखों और दान पत्रों, दक्षिण मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के कई दान पत्रों, गुजरात के राष्ट्रकूटों के कुछ दान पत्रों, पश्चिमी चालुक्यों और देवगिरी के यादवों के शिलालेख और दान पत्रों एवं विजयनगर के तीनों राजवंशों के कई दान पत्रों में नागरी लिपि मिल जाती है। विजयनगर के राजाओं के दान पत्र की नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है और अब तक दक्षिण में संस्कृत पुस्तकों के लिखने में उसका प्रचार है। तो ये बात पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक में बता रहे हैं कि कैसे कैसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ नागरी लिपि क्रमशः विकसित होती चली जाती है और उत्तर भारत में 10वीं शती ईस्वी में आकर के 10वीं शताब्दी ईस्वी में आकर के यह अपने पूर्णता को ग्रहण कर लेती है। उत्तरी भारत में नागरी का प्रयोग ईसवी सन की 10वीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास से मिलता है और यह पहले पहल कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्र पाल के दिग्घावाद बौली से मिले हुए लेख में मिलता है, जिसकी चर्चा हमने अभी ऊपर में कर ली। ऐसे ही पूरे उत्तर भारत के विषय में यहाँ सूचना दी गई है और यह बताया गया है कि किस किस राजा के दान पत्र में या शिलालेख में या स्तंभ लेख में इस तरीके के नागरी लिपि दिखाई देती है, या फिर कुछ जो मुलायम ऑब्जेक्ट हैं जैसे पाम लीफ है, बर्च है इत्यादि पर भी इस लिपि को लिखा गया है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नागरी लिपि के विषय में चर्चा किया और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी कमेंट करने वाले लोग हैं, अब संभवतः उनको इस बात का उत्तर मिल गया होगा कि नागरी लिपि धीरे धीरे करके विकसित हुई है, जो 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। इसके विस्तार क्रम को हम लोगों ने दक्षिण से उत्तर की तरफ देखा और ये सारी बातें पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक में करते हैं। इसके अतिरिक्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, विशेष रूप से जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ लिखे गए, जिस पर पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात या और ऐसे विद्वानों द्वारा कार्य किए गए हैं, उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि उसका लेखन कार्य 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद ही हुआ होगा। बहुत कुछ जानकारी हमको
अल-बरूनी के भारत यात्रा वृत्तांत से भी मिलती है। वहां पर बहुत कुछ इस विषय में सूचना प्रदान की गई है, जिसमें देवनागरी लिपि के अस्तित्व की बात नगण्य ही दिखाई दे रही है, वहां भी नागरी लिपि ही दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि ऊवट महिधर सायण जैसे लोगों ने ही पहली बार धर्म ग्रंथों पे काम करना शुरू किया होगा। तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ कि जो बौद्ध और जैन ग्रंथ लिखे गए वो पाली पाकित में लिखे होने के कारण पुराने हैं, समकालीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो 11वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद ही लिखे गए होंगे। इस शोध कार्य से यही बात सिद्ध होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और नागरी लिपि पर किए गए इस विश्लेषण के विषय में अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।